बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई और नारा ये था कि पिछली हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करप्शन में मुलव्वस रहती हैं। अब ऐसे लोग सामने आएंगे, इन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, वज़ीर भी बनेंगे, ब्यूरोक्रेट भी ऐसे आएंगे जो इमरान खान साहब की क़यादत में बिल्कुल करप्शन को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में अवाम के पैसे को उसकी लूट मार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्तलिफ जगहों से जो कहानियाँ सामने आती हैं, जो फसाने सामने आते हैं और जिस किस्म की करप्शन की सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ चीज़ें सामने आती हैं, एक सहाफ़ी के तौर पे मैं हैरान और परेशान रह जाता हूँ और मैं याद करने लगता हूँ कि माजी में क्या मैंने ऐसी करप्शन की कोई कहानी सुनी है, कोई ऐसा मिसाल मुझे मिलती है तो मुझे दूर दूर तक, मुझे अशरों तक ऐसी दास्तानें और ऐसी कहानियाँ नहीं मिलती। इस वक्त जो करप्शन की बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, लाहौर के बड़े हस्पतालों के हवाले से, जिनको हम टीचिंग हॉस्पिटल्स कहते हैं, वहाँ पर जिस किस्म की करप्शन हो रही है, ये कोई करोड़ों की बात नहीं हो रही, कोई अरबों की बात नहीं हो रही और कोई बहुत बड़े दौर की बात नहीं हो रही, पुरानी बात नहीं हो रही, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही जो तहकीकात हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें खुलकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें अरबों रुपए की करप्शन है। अजीबोगरीब किस्म की करप्शन है, गजब अजब करप्शन की गजब कहानी है। और उसमें जनरल हॉस्पिटल की बात कर लें आप, मे हॉस्पिटल की बात कर लें आप, इससे पहले गंगाराम की स्टोरीज भी सामने आई थी, सर्विसेज हॉस्पिटल की बात कर लें आप, लोकल की कहानियाँ सामने आ रही हैं। जो हमारे पास जो तहकीकात हो रही हैं, जो उसके नतीजे में शवायद सामने आ रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि लोकल परचेज, जो कि एक बहुत बड़ा शोबा होता है ख़रीदारी का, इसकी डिटेल अभी जब मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा आपके सामने रखेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह होती है। लेकिन इसकी जो ख़रीदारी हो रही है वो एक ही शख्स के ज़रिए की जा रही है। उस शख्स को किस तरह लाया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा साजिशें हो रही हैं, उसके लिए बाकायदा जाली अद्वियात रखी जा रही हैं, उसकी बाकायदा तहकीकात करके रिपोर्टें बना के माहौल बनाया जा रहा है कि एक ही बंदा अरबों रुपए की चीज़ें जो है वो वहाँ पर जब सप्लाई कर रहा है तो वो किस तरह कर रहा है। और फिर ना सिर्फ वो सप्लाई जो कर रहा है तो उसमें लुट क्या मचाई हुई है, लुट ये मचाई हुई है कि जो अब तक के दादोशुमार हमारे सामने आए हैं, एक लंबी फहरिस्त है, कई सफ़ात पर मुश्तमिल, खुद हुकूमत की तहकीकात के मुताबिक ये फहरिस्त है जो लुट मचाई गई है। और वो लुट ये मचाई गई है कि आम मार्केट से सिर्फ 100% नहीं, 200% नहीं, 300% नहीं, 1000% नहीं, 2000% नहीं, बल्कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो 5000, 6000, 7000, 8000% महंगी खरीदी गई हैं। क्योंकि टेक्निकल नाम है, आम बंदा शायद उसको समझ ना सके, लेकिन चूंकि टेक्निकल लोग इनको बेहतर तौर पर समझते हैं, तो जो खरीदारी होती रही है वो कोई नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है। कहते हैं कि आप नाम पे ना जाइएगा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के 20 रुपए की मिलती है सिर्फ, ये बाहर से नाली जी होगी कोई, तो वो खरीदी कितने की गई, वो अस्पताल में 1550 रुपए में खरीदी गई, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं। ये खुराक की नाली है, इसको जो है 7650% तक इजाफे पर खरीदा गया। इसी तरह एक और चीज़ 22 रुपए की है, अस्पताल ने 1525 रुपए में खरीद ली है। पेशाब की नाली है जी, ये इसको 6832% इजाफे के साथ खरीद लिया गया है। एक बहुत ही आम सी चीज़ है, वो है N95 मास्क। शुरू में बड़े महंगे थे, 300, 400, 500 रुपए में मिलता रहा, आम आदमी खरीदता रहा, 100-150 रुपए में। लेकिन जब अब इसके बाद हम सोशल मीडिया पर भी देखते रहे कि आपको होलसेल में ये जो थे आपको 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में बल्क में सप्लाई करने के लिए लोग तैयार थे, वो भी जो है अस्पताल इंतजामिया ने 1850 रुपए में खरीदा। ये कोरोना का मास्क है, आप सब खरीदते हैं, अभी भी आप जाएंगे आपको 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए में आम जो है स्टॉल के ऊपर से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी खरीदारी करना चाहें तो ये आपको 30-40 रुपए में भी आम मिल जाएगा अगर आप बड़ी खरीदारी करते हैं। यूरिन बैग आम मार्केट में आपको आम क्वालिटी का 25 रुपए में मिल जाएगा। अस्पताल ने सर्विसेज के डॉक्यूमेंट्स हैं 650 रुपए में खरीदा, 2500% जो है
वो खरीदा, महंगा खरीदा गया। आप मेरे साथ शालमी चलें, मैं आपको फेस मास्क जो है 2-2 रुपए में लेकर दिखा दूंगा। आम मिल रहे हैं, वहां पे लोग दुकानों के ऊपर ढेर लगा के बैठे हुए हैं। आप जब एक डिब्बा खरीदते हैं तो वो आपको 2-2.5 रुपए से ऊपर का नहीं पड़ता। अस्पताल ने वो भी 20 रुपए का खरीदा कोरोना से मास्क के लिए, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं। बल्ब शक्कर है, मार्केट में 65 रुपए का है, अस्पताल ने 1000 रुपए का खरीदा है। स्पाइनल नीडल है, आम मार्केट में 130 रुपए की है, अस्पताल ने 1925 रुपए की खरीदी है। ये सारी की सारी चीजें, सर्जिकल ग्लव्स है 40, 45, 50, 60 रुपए में आपको आम मिल जाएंगे, 350 रुपए में खरीदे हैं। सीटी इंजेक्शन स्ट्रिप है 100 रुपए की मिल जाएगी, 750 में खरीदी है। एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं, आपको थोड़ी टेक्निकल चीज है, कहते हैं कि 1000 रुपए के करीब मिलेंगे आपको मार्केट से, 6,500 से भी ऊपर, 7,000 के करीब, 6,800 रुपए में खरीदे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है जो कि सारी की सारी लोकल परचेज की गई है। और जब मुख्तलिफ मैं दोस्तों से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो खरीदारी, मिसाल के तौर पे मेरे हॉस्पिटल में जो खरीदारी, जितने करोड़ रुपए की खरीदारी जो थी वो 3 सालों में और 4 सालों में और 5 सालों में की गई थी, वो एक साल में उससे 10 गुना ज्यादा खरीदारी कर ली गई है। ये सब चीजें अब रिकॉर्ड पे आ रही हैं, सामने आ रही हैं, और इसकी जो निशानदेही कर रहे हैं उनके हवाले से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, आज का प्रोग्राम है। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाना चाह रहा हूं, अपने शुरा का आपसे तारुफ करवाना चाह रहा हूं, और अजब करप्शन की जो गजब कहानी है वो आपके सामने लाना चाह रहा हूं। मैं मशकूर हूं, बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर शाहिद मलिक, जनरल सेक्रेटरी पीएमए, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मैंने आपके सामने जो अदाद शुमार जो डॉक्यूमेंट्स रखे, वो तहकीकी रिपोर्ट जो थी वो सर्विसेज हॉस्पिटल के हवाले से थी। तो डॉक्टर अब्दुल रहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं YDA सर्विसेज हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और ख़ासतौर पर हेल्थ रिपोर्टिंग में लाहौर में बहुत ही मोतबर नाम, लाहौर के हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियाँ मोहम्मद नवीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं प्रोग्राम का आगाज दरअसल आपसे ही करना चाह रहा हूं। इस वक्त ये जो सारी डिटेल सामने आ गई, ये तो एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं इसको पढ़ता चला जाऊं तो सारा प्रोग्राम मेरा इसी में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बात अगली तरफ बढ़ चुकी, करप्शन की निशानदेही जिन्होंने की, ये करप्शन हुई कैसे, ये करप्शन हो कैसे रही है, इसकी निशानदेही जो कर रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये सारी स्टोरी में सब है क्या? नजर भाई, ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ था कि कुछ र्यूमर्स थी कि जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो एक लोकल परचेज का, जो नबील वान की बात कर रहा हूँ, कि लोकल परचेज का जो एक ठेकेदार राना शाहद, इसकी 4 से 5 फर्म्स हैं। म्यू अस्पताल भी इसके पास है, जनरल जना सर्विसेज अस्पताल सर गंगाराम की लोकल परचेज सारी यही करता है, और नश्तर का इधर उधर पंजाब में बाकी भी यही कर रहा है। अच्छा, ये एक र्यूमर्स थी, तो हमने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की कि आप इनके साथ मिले हुए हैं और ये सारा फ्रॉड हो रहा है, तो ये क्या चक्कर है। उन्होंने उसके बाद जो है ना बकायदा था, उन्होंने कहा जी मुझे आप इन्फॉर्मेशन दें। हमने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने उसके ऊपर जो है बकायदा तौर पर जो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, अपने डिपार्टमेंट से पूछने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बना दी, इंटरनल ऑडिट की सब अस्पतालों की, गंगाराम की, सर्विसेज की, जना की, और जना का सर्विसेज अस्पताल का तो तकरीबन जो है वो ऑडिट मुकम्मल हो चुका था। यानी ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना वो रिपोर्ट में मुकम्मल हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन ये ताने बाने मैं आपको समझता हूँ कि एक वज़ीर आला हाउस में एक अफसर बैठा हुआ है, वहां पे ये जाते हैं, उसने जनाब, ये एक बड़ी जंग थी, नबील वान साहब को जो है वो पहले वो बच गए, 15 दिन बाद दोबारा फिर अटैक हुआ या 20 दिन बाद वो नहीं बच सके, उनको फारग कर दिया। और आपकी वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 दिन तक परेशान रही। नबील अवान साहब ने आप जर्नलिस्टों के और आपके कहने पर एक इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी में हकायक सामने आए और उसके बाद नबील अवान साहब फारिग हो गए, फारिग हुए, और और वगैरह के पसंदीदा सेक्रेटरी नहीं थे वैसे, बड़े सख्ती के हवाले से। लेकिन नजीब साहब, मैं एक उनके काम की मैं तारीफ ये करूंगा, मैंने भी उनके खिलाफ बड़ी खबरें चलाई हैं, उनकी जो वो काम, लेकिन ये वाला जो काम है इसके ऊपर उन्होंने जब स्टैंड लिया तो जो है वो हमें वाकई पता लगा, और वो उड़ा दिए गए अपने ओहदे से, और उसके आगे स्टोरी ये है कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो 3 दिन तक अपसेट रही कि मेरा सेक्रेटरी जो है, मैं मिनिस्टर हूं, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि उसे हटा दिया। वो 3 दिन तक अपने जो मुतहत अफसरान थे उनसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर सकी, और ये उनके अल्फाज है कि जी मेरे पास कौन सी जो है वो अथॉरिटी है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है
ये बकायदा तौर पर उसने वज़ीर आला पंजाब से ये एहतजाज किया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से एहतजाज किया, बराए रास्त उड़ा दिया गया, मेरा सेक्रेटरी उड़ाया और मुझे पता ही नहीं। अब ये पहली कहानी है जी, यहां से ये काम सिलसिला शुरू हुआ नबील वान साहब ने। अब ये जो अगला जो आपका जो अगली बात आ जाती है सरसद अस्पताल के एमएस के ऊपर। सरसद अस्पताल के एमएस चूंकि अभी ये थोड़े दिन पहले लगा था, इधर भी तकरीबन 2 माह हुए इनको जी, म्यू से इधर लगा दिया इनको। अब इनके दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ, 1 रुपए की भी एलपी नहीं हुई क्योंकि इशू बना हुआ था। और आमिर साहब ने वहां पर छापा मारा, वहां पर उन्होंने देखा गंद पड़ा हुआ है, वहां पर पहुंचे नहीं, उन्होंने वज़ीर आला को बताया कि बेड़ा कर वज़ीर आला पंजाब को पता भी नहीं है इसका। मैं ऑनर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि शायद वज़ीर आला पंजाब क्या हुआ गया पता भी नहीं है। ये प्री प्लान सेक्रेटरी हेल्थ ने दौरा किया सरसद अस्पताल का, इनको डायरेक्शन थी उस आला अफसर की कि इस बंदे को उतारना है क्योंकि इस बंदे ने हमें मौक़िफ़ दिया था कि यहां पर करप्शन हुई एलपी में और ये सारा रिकॉर्ड है और महकमा सेहत को हम रिकॉर्ड फराहम करेंगे। उसको सजा दी है और सजा इस तरह दी है कि सेक्रेटरी हेल्थ ने दौरा करने के बाद बकायदा तौर पर मीडिया वहां पे सुबह 6 बजे इन्वाइट किया गया सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल को चेक करने के लिए। और एमएस मैक्सिमम मैं समझता हूं कि 8 से 10 मिनट अगर लेट है तो इसमें कौन सी बात है। आप वही एमएस रात को 2, 3, 4, 5 घंटे जायद ही बैठता है। इन्होंने बहाना बनाकर और उसमें यह लिख दिया कि जी वो उस वक्त उसे ज़ाहिर नाराजगी किया, बाद में ये जारी किया कि मीडिया की खबर के ऊपर नोटिस लेते हुए जो नाकिस कारकर्दगी थी उनको उतार दिया गया। हालांकि उनके बिल्कुल 30 दिन रह गए और कानूनी तौर पर उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। एक तो उनको यह सजा दी कि 30 दिन रिटायरमेंट में रह गए हैं जी, बिल्कुल 30। अच्छा, मुझे जो कहानी समझ में आ रही है कि अगर नबील अवान ने तहकीकात करवाई और उन तहकीकात का रिजल्ट ये आया कि पता चला कि वाकई अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, माल बनाया जा रहा है, नबील अवान साहब को हटा दिया गया, वजीर को नहीं बताया गया। सर्विसेज हॉस्पिटल की चीजें सामने आई, वहां पर लोकल परचेज में जो एमएस हैं उनको 2 महीने अभी हुए हैं लगे हुए। उन्होंने कहा कि माजी में ये सारा कुछ हो रहा है, पीछे ये होता रहा है। उन्होंने कहा उनको एक छापा मार के उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और जो करप्शन की निशानदेही करेगा वो मारा जाएगा। और नोट कर लें कि आप सेक्रेटरी हेल्थ किसी अस्पताल का दौरा भी नहीं करेंगे अगले 6 महीने में, 1 साल में। ये भी नोट कर लें आज, सिर्फ जिसको उड़ाना है उसको उड़ाने के लिए। एक और बात, छोटी सी बात सुन लें। तीसरा विक्टिम जो उनका बना है ईपीआई डायरेक्टर डॉक्टर बशीर अहमद, जो इंतहाई ईमानदारी तरीके से काम कर रहा था, उसको भी राना शाहद नामी जो ठेकेदार है, टेंडर नहीं मिला तो उड़ा दिया है। दूसरा यह कि इस वक्त आपके दोनों सेक्रेटरी दमी हैं। जो प्राइमरी की सेक्रेटरी है तो सारा असलम, उसको भी वज़ीर आला हाउस से काला अफसर मैसेज करता है, मर्जी का ड्रग इंस्पेक्टर लगाया जाता है। उस राना शाहद नामी ठेकेदार की मर्जी का ड्रग इंस्पेक्टर लगाया जाता है। वो अपनी मर्जी से टाउन चेंज करवाता है, अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता है। और वज़ीर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि 1 माह के अंदर अंदर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जो लोकल परचेज अद्वियात के घिनौने खेल में मुलव्वस हैं। अब वज़ीर सेहत पंजाब का बयान किधर गया मुझे बता दें। उन्होंने हैंड आउट जारी किया है कि 1 माह के अंदर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मैं दोबारा मियां साहब आपकी तरफ आता हूं। अब्दुर्रहमान साहब, ये क्या आपके हॉस्पिटल की ये जो रिपोर्ट आई है खरीदारी के हवाले से और जो कहानी बयान की जा रही है, दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। वाईडीए के प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहूँ कि वाईडीए सर्विसेज ने बड़े अरसे से उनकी यही कोशिश रही है हमेशा से कि कहीं पे भी अगर करप्शन है तो उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं इसमें बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मियां नवीद साहब का भी और इनकी बाकी भी जितने हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, ये सारे बड़ा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सर्विसेज में भी जो ड्रग लोकल परचेज में जितनी भी करप्शन थी उसको एक्सपोज करने में बहुत हद तक वाईडीए के एक्टिविस्ट जो थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो इसमें अच्छी बात है ये तो जी, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इस चीज पे बड़े। चूंकि प्रोग्राम को हम आगे लेके चल रहे हैं, शायद एक आम हमारा जो नाजिर है वो ना जानता हो कि लोकल परचेज होती क्या है, क्यों की जाती है, किस तरह होती है, ये क्या चीज है? अच्छा, उसमें इस तरह होता है कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि हॉस्पिटल या गवर्नमेंट खुद नहीं दे रही, तो वो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल को पैसे दे देती है कि आपका ये बजट है, इसमें ये वाली दवाई, आप इस केमिकल की दवाई आप बाहर से कहीं से खरीद सकते हैं। वो जिस डॉक्टर को जरूरत है वो लिख के देता है। मरीज कौन सा होगा ये भी बता दें। जो एडमिटेड पेशेंट होता है, जो एडमिटेड पेशेंट होता है, उसके लिए आप वो दवाई जो है वो बाहर से
मंगवा खरीद सकते हैं। सही। उसमें फिर सारे वो ऑडिट में जितने पैसे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग लिया। अब इसमें बहुत इनके पास गुंजाइश होती है करप्शन की, और इसी में ये सारा कुछ हुआ है। नहीं, ये जो एक आम मार्केट में अगर एक चीज पल्प शक्कर है, आम मार्केट में 65 रुपए का है, अस्पताल 1000 रुपए में खरीद लेता है, तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब सी चीज है, स्पाइनल नीडल है। और इसके ऊपर एक टेक्निकल कमेटी होती है, ये सारा कुछ कैसे हुआ और बजट जो जितना मुख्तस किया गया था ना, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, जितना बजट इन अस्पतालों में मुख्तस किया गया था उससे डबल ट्रिपल इन्होंने लगाया ये बजट। अच्छा, उसमें तो एक चीज इनको ये थोड़ा सा एज मिल गया ना कि जैसे ही कोविड आया तो बड़े सारे लोगों की दिहाड़ियां लगी हैं जी। ठीक है, ठीक है, जैसे ये कुछ लोगों के लिए अजाब था तो कुछ लोगों ने इससे बहुत बहुत दिहाड़ियां, जी, बड़े लोग जायदादें अमीर हो गए बनाई इससे, हैं। जायदाद हाँ जी, अरबपति तो हो उसी में यही लोग थे, हॉस्पिटल के बजट्स बहुत रातों रात बढ़ाए गए और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। तो उन दिनों में तो इन चीजों की महंगाई की समझ आती है कि 95 मास्क अगर तब 1850 का किसी ने खरीदा तो समझ आती है, लेकिन आज के दौर में वही जैसे आप बात कर रहे हैं कि 50-100 रुपए में मिलने वाली चीज फिर इन्होंने उसी जो एक ट्रेंड सेट हुआ था उसी को देखते हुए ये करप्शन भी किया और पकड़े गए फिर यहाँ पकड़े गए। हाँ जी, बिल्कुल। पकड़े गए और पकड़े ही नहीं गए। रिपोर्ट दबा ली गई है नजम साहब, रिपोर्ट दबा ली गई है, रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। ये अभी ये तो हमने अपने sources ये से तो सारा कुछ जो कुछ है, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर हो रहा है, और मीडिया सर की मैं information पे हो रहा है। तस्लीम कर चुका है, तस्लीम करने के बाद भी कर शायद क्या हो रहा है ये सारा कुछ। मैं पहले अगर आप मुझे इजाजत दे आपको प्रोसीजर ये बता दूं होता क्या है। सपोज एक अस्पताल का बजट है 1 अरब रुपया जी, 1 बिलियन, तो कानून ये है हुकूमत पंजाब का कि 15% उसका एलपी पर लगाया जा सकता है, लोकल परचेज। सही, यानी अगर 1 अरब है तो 15 करोड़ आप उसके ऊपर लगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप, ये शर्त है। सही। हर अस्पताल अपनी फॉर्म मुरली बनाता है, जो उसकी दवाइयों की लिस्ट होती है, वो लिस्ट की एक बुक इशू हो जाती है जिसकी परचेज होती है सालाना बेसिस के ऊपर, जिसको 2 मॉड्यूल्स होते हैं इसके परचेज के, एक है बल्क परचेज, एक है ये एलपी परचेज। बल्क परचेज के अंदर आप, मैं कहता हूं मुझे ये 1000 कप चाहिए, आप ये 1000 कप मुझे मिलेगा 20 रुपए का। ठीक। अब एक जो वेंडर है वो ये इसको बल्क परचेज कर रहा है, और एक जो वेंडर है वो कहता है जी अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी तो मैं बी वेंडर हूं, मैं आपको ये लोकल परचेज दे दूंगा। जुल्म क्या है कि यहां पर 80% अस्पतालों के अंदर ए और बी दोनों एक बंदा है। यस एब्सोल्युटली, बल्क और लोकल दोनों ए और बी दोनों एक बंदा है। अब आप अच्छा, बल्क वाले के पास चीज वही मौजूद है, वो भी बताता हूं, हाँ। मैं पूरा प्रोसीजर एलपी में वो महंगी खरीदेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं ना। सही सही। ए और बी एक बंदा है। अब ए वाले ने पहले कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया कि मैं आपको 1000 कप दूंगा जी 20 रुपए का। ठीक। उसके अंदर शर्त है कि ये टाइम पे सप्लाई करेगा और ये ये मैं मिली भगत इसको लेट कर देता हूं, सप्लाई नहीं करता, मैं सप्लाई नहीं करता हूं, वो लेटर और ऐसा हुआ है कि मैं जी मेरे 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 मैं जब मेरा ट्रक पंचर हो गया या ये हो गया, मैं ये सप्लाई नहीं कर रहा। सही। अब जब वो नहीं सप्लाई होता, अस्पताल ने तो काम चलाना है जी, जरूरत है। अस्पताल कहता है जी कि लोकल परचेज लो, अब लोकल परचेज वो बंदा फिर आ जाता है, दैट इज एलपी। ए और बी एक ही है ना। और मैं साहब ये भी बताएं कि फायदा कितना है। अच्छा, होता क्या, अब हुआ क्या, मतलब फर्क कितना होता है उसमें? मैं टेक्निकल मिसाल देता हूं आपको। एक कैप्सूल है जो हम भी यूज करते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, सेफ्सपेन, ये 150 रुपए का कैप्सूल है। सही। 150 रुपए का कैप्सूल है और लोहारी के अंदर ये कैप्सूल मिलता है 15 रुपए का। ठीक हो गया। अब साल्ट एक ही है, साल्ट एक ही है, सेफेक्समाइड, ठीक है ना। ऊपर डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया कि इसको ये पेशेंट है तो इसको आपने देना है सेफ्सपेन, और सुबह दोपहर शाम देना है। ये शाम को वहां पर कोई नर्स बेचारी बैठी है या उस अफसर बैठे हैं बेचारे, उनको तो ये इस तरकीब का नहीं ना ये पता। अब ये जो लोकल परचेज वाला बंदा है, इसने वो कैप्सूल लिया लोहारी से 15 रुपए का, और 15 के बाद 10 रुपए का लिया हो शायद उसने, क्योंकि होलसेल में ना, होलसेल है वो आगे वहां पर बिल बना हुआ सेफ्सपेन का, और वो मरीज को बेचारे को तो ठीक होने से गर्ज है। हाँ जी, सॉल्ट तो उसको मिल रहा है, सॉल्ट तो मिल रहा है, सॉल्ट तो मिल रहा है, ठीक भी हो रहा है, डॉक्टर दे भी रहा है। सही। मसला ये है कि ये डिटेक्ट कैसे हुआ, ये डिटेक्ट हुआ मियां साहब की खबर ही थी। मियां साहब ने खबर ब्रेक की थी, इन्होंने कहा कि जी ये लोकल परचेज के ऊपर मैं उसके बाद मैंने तो समझने की कोशिश की, ठीक, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझे तो खुद नहीं पता ये अच्छा, कैसे। अब मैं डिटेल में आता हूं, इसकी दोबारा डिटेल में। मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, फिर ये हुआ ये कि जो आम मार्केट में 65 रुपए का बल्ब शक्कर था वो 1000 रुपए में खरीद लिया गया क्योंकि वो जरूरत थी। अब बंदा एक ही था। अच्छा, अब आपने मुझे याद आ गया, अभी जो आप चीजें गिनवा रहे हैं ना, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लीगल परचेज, लोकल परचेज की इजाजत नहीं है। ये एक और गलत काम। बिल्कुल जी, वो कहते हैं सिर्फ दवाई खरीदी जा सकती है। सर्जिकल ग्लव्स जो लोकल परचेज में खरीदे हैं
और 22,000 खरीदे हैं, मैं कहता हूं, खरीदे हैं। ये तो आपने एक ज्यादा चीज महंगी है, मैं कहता हूं ये खरीदी नहीं जा सकती। ये लोकल परचेज में खरीदी नहीं जा लोकल सकती। परचेज में सिर्फ दवाई खरीदनी है, इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक गलती नहीं की गई, एक खिलाफ कानून काम नहीं किया गया, बल्कि दिहाड़ियां लगाई गई हैं, सीधी सीधी दिहाड़ियां लगाई गई हैं। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो है हुकूमत इस पर क्या एक्शन ले रही है या नहीं ले रही। हुकूमत जो एक्शन ले रही है वो इस वक्त मियां नवीद साहब ने जो बताया वो ये है कि नबील अवान साहब जो कि सेक्रेटरी हेल्थ थे, उन्होंने जब इसकी तहकीकात की तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। और वजीर सेहत को भी इल्म नहीं था कि उनके सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है। वो 3 दिन इस पर परेशान रही कि मेरे सेक्रेटरी को क्यों हटा दिया गया। पता चला कि क्योंकि वो इस अरबों रुपए की दिहाड़ी पर, जो एक अस्पताल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, मैं अपना म्यो की बात कर रहा हूं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, गंगाराम की बात कर रहा हूं, इन तमाम में जो अरबों रुपए की अद्वियात सप्लाई हो रही थी, उन्होंने उसका पता लगा लिया था, उस तक पहुंच गए थे। उसके बाद जिस MS ने इसके ऊपर तहकीकात की चीजें सामने लेकर आए और कहा कि मैं इस पर कंप्लेंट करूंगा, उनको रिटायरमेंट, अभी 30 दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट में, 1 महीना रह गया है, उनको जलील करके उधर से हटा दिया गया है। यह नया पाकिस्तान, यह करप्शन के खिलाफ काम हो रहा है। मजीद इसको क्या इसका इंजाम क्या होगा, आगे क्या होगा, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं महकमा सेहत के हवाले से। महकमा सेहत जिसकी सरबराह जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, खुद डॉक्टर हैं, सब चीज़ों को सरकारी नौकरी कर चुकी हैं, PMA की सियासत कर चुकी हुई हैं, वो तमाम चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं कि कहाँ कहाँ करप्शन हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ कहाँ चोरी हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती, किस तरह किसको रोका जा सकता है, किस तरह कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अब उनके होते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है और इस तरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के इख्तियारात कितने हैं, वो किस हद तक मुदाखलत कर सकती हैं अपने महकमे में। मैं तो ये कहूँगा कि वो कैंसर की पेशेंट हैं, 70+ उनकी एज हो चुकी हुई है, शायद इन चीज़ों का तमाम का फ़ायदा उठाया जाता है और इसको सामने रखते हुए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक एक हॉस्पिटल में अगर इस किस्म की सारी चीज़ें हो रही हैं और एक अस्पताल के अंदर एक 7,000% महंगी चीज़, 6,000% महंगी चीज़ खरीदी जा रही है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक बहती गंगा है, इसमें अब लूटमार का एक बाजार गर्म है और इसमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होनी कि जिस सेक्रेटरी ने इसकी तहकीकात करवाई है वो जा चुका है, उसको हटाया जा चुका है, जो MS इस पे बात करना चाहता था उसको सिर्फ इसलिए कि मैं सुबह सुबह पहुंचा, उसको आप पहुंचे नहीं हुए थे ऑफिस, उनको हटाया जा चुका है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई है। डॉक्टर शाहिद मलिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मियां नवीद साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक MS जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, जो लगते हैं वो भी बड़े असर रसूख के साथ लगते होंगे। एक छोटी सी रियासत है, बहुत बड़े फंड्स के साथ, बहुत बड़े पैसे के साथ, उस रियासत का वो सरबराह MS, तो ये लगते कैसे हैं? मियां साहब, नजम भाई, 2 चीजें हैं। देखें, एक तो पहला ये जो बंदे निकलते हैं इस हुकूमत के अंदर, तो एक तो मुझे एक चीज का बड़ा गिला है, अनमेरिटेड पोस्टिंग और अनसेरेमोनियल एग्जिट। अच्छा, बाजू से पकड़ा, चल भी बाहर निकल जा। और अनमेरिटेड पोस्टिंग इस तरह, इस वक्त जितने अस्पतालों के MS लगे हुए हैं सारे एडिशनल चार्ज पे लगे हुए हैं, सारे एडिशनल चार्ज और सारे के सारों के पास 80% के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कोई नहीं है, MPH नहीं है। देखिए, मैं प्रोफेसर, मेरिट की बात करते थे, मेरिट में तो आपको एडिशनल चार्ज देना, मतलब ये हुआ कि आपने बद इंतजामी की बुनियाद रख दी। एक बंदा है, एक उसका अपना एक शोबा है, आप एडिशनल चार्ज देते हैं, ना वो वहां पे काम कर सकेगा ना वो वहां पे काम कर सकेगा, ऊपर से आपने इंतजामी जिम्मेदारियां उसको दे दी और उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो इसमें रिक्वायर्ड है। ये जाहिर है ये कोई आम घर दुकान चलाना नहीं है, ये हॉस्पिटल चलाना है। देखिए जब मैंने इसके ऊपर, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं आपको, मैंने 4 लेटर लिख ले पिछले 2 साल के अंदर। मैंने कहा खुदा के लिए ये अनमेरिटेड पोस्टिंग है मत करो। मैं प्रोफेसर हूं तो मेरे पास क्वालिफिकेशन है, तो प्रोफेसर हूं ना जी मैं। सही, अगर मैं मुझे कहे कि आपको ज्योग्राफिया पढ़ाओ जाके, तो मुझे तो नहीं आता, मेरे पास डिग्री नहीं है। ये एक MO को उठाते हैं, ग्रेड 18 के बंदे ग्रेड 20 की पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं इस सूबे के अंदर। ये जस्टिफाइड है? डिग्री है नहीं उनके पास, उन्हें पता ही नहीं पेपर रूल्स क्या है, उन्हें ये नहीं पता SECP क्या कहता है, उन्हें ये नहीं पता क्या कहते हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट जो है,
ग्रेड 17 से 18 में गए, एक ट्रेनिंग की, 18 से 19 में गए, एक ट्रेनिंग की, 19 में 20 में जाना है तो एसएमसी करना है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स। सर ये जब आप नीचे से बंदा उठा के ऊपर लगाते हैं तो मुझे इसमें भी बदनीति नजर आती है। जाहिर है आप किसी को ओब्लाइज कर रहे हैं तो किसी कोई क्योंकि मकसद है आपका, आप उसके जरिए कुछ नताइज हासिल करना चाहते हैं, वरना आप एक जूनियर को क्यों लगा रहे हैं जब सीनियर दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, उनको आप नजरअंदाज करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, ये फिर जो ये सारी जो लोकल परचेज होती है, ये इसमें करोड़ों रुपए के जो है, ये अब तो मुझे जो नजर आ रही है सारा कुछ, अब इसको आपको क्या नजर आ रहा है कि इसकी तहकीकात किस तरह होंगी, ये जो लूटा गया माल ये पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, क्या नजर आ रहा है आपको? देखें जी, जैसे पीटीआई गवर्नमेंट आई, इनका बयानिया आप शुरू से देख लें, एक ही बयानिया था जी, करप्शन के ऊपर ही इन्होंने सारा इलेक्शन लड़ा, करप्शन के बयानिया पे गवर्नमेंट में आए। और अब जब हम लोग देखते हैं तो सूरत हाल 180 पे है, बिल्कुल उससे अपोजिट है। जो बंदा करप्शन की राह में रुकावट इनको नजर आता है उसको हटा देते हैं। अब नबील अवान सब कभी वाईडीए के कोई फेवरेट सेक्रेटरी नहीं, आप लोग तो धरने दे रहे वहां पर जाकर, उनके ऑफिस के अंदर जो था आपने धरना दिया वहां पर, बिल्कुल। लेकिन ये एक उनके क्रेडिट पे चीज थी, हम लोगों ने उनके खिलाफ 17 दिन की भूख हड़ताल भी की है, उनके ऑफिस के अंदर की है। ये उनके क्रेडिट पे बात है जनाब कि उन्होंने ये करप्शन पकड़ी, और इस करप्शन का मेरे ख्याल में पकड़ने से इतने पैसे अगर मुल्कों कौम के बचते तो ये एक ट्रेंड सेट होता कि आइंदा एलपी में बहुत सारी जो है ना वो शफाफियत पैदा की जा सकती थी, खौफ पैदा होता, बिल्कुल, आप पकड़े जाएंगे, आपको सजा मिलेगी, आप बदनाम होंगे, आपको आप जो है आइंदा के लिए नाअहल होंगे इन चीजों के लिए। लेकिन अगर नबील अवान ही उड़ जाए, अब आप देखें, आपका वो बंदा भी उड़ा दिया, एमएस भी उड़ा दिया, आपका नबील अवान साहब भी उड़ा दिए, उससे क्या होगा? किंग तो वो बन गए, वो जीत गए, वो जंग जीत गए, करप्शन की जंग जिन्होंने करप्शन की थी। सर्विसेज में हम लोग तो बड़े कैटेगोरिकली इस चीज पे शुरू से ही क्लियर थे कि हर वो बंदा जो करप्शन करता है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा अलम हम लोगों ने बुलंद करना है। लेकिन इस इशू में आके इनकी शफाफियत के बयानिए हमें तो बिल्कुल कहीं पे नजर नहीं आ रहे इस गवर्नमेंट के। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा कि इस वक्त सर्विसेज का जो बजट है वो है कितना, और ये जो करप्शन हुई है इसका हुजूम क्या होगा आपके ख्याल में? ये खुद आप अंदाजा लगा लें, 6-6 हज़ार गुना इन्होंने महंगी जो चीजें खरीदी। मैं बताता हूँ जी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये तकरीबन मुझे ये पता लगा था कि ये मैक्सिमम 15 करोड़ की सिर्फ एक अस्पताल की है। ये 15 करोड़ की इन्होंने एक साल में करनी थी। ये तो अगर पिछले 2-4 सालों का ऑडिट करे ना, पिछले 3-4 सालों का, तो ये तो अरबों की गेम है। 15 की करनी थी, ये राउंड अबाउट 30 करोड़ से भी ऊपर की इन्होंने। एक तो ये वायलेशन है, फिर डबल ट्रिपल खरीदी गई और बाकी अस्पतालों में कर ले। ये अरब की गेम है, अरबों की गेम। असल में इनको थोड़ा सा कोरोना के दिनों में ये एज जरूर मिल गया था कि तब गवर्नमेंट ने जब हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की तो तब इनको फिर बजट के यूज में वो जो कोरोना के दिनों में तो फिर आपने आउटडोर भी तो बंद किए ना, ऑपरेशन भी तो बंद किए, तो फिर दवाइयां किसको दी आपने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास तब ये एक जवाब था कि हम महंगी चीजें इसलिए खरीद। सर कोई जवाब नहीं है। देखिए, इनको एलपी का बजट दिया गया तो उसी बजट के अंदर खरीदनी थी इन्होंने। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके अंदर कि कोविड का जब मुझे इनको परचेज की इजाजत मिली तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ अखबार इश्तिहार ना दें, आप ये ना करें। एक प्रोसीजर उन्होंने शॉर्ट कर दिया, मगर ये बीच में मैंने खुद वो पढ़ा लिखा हुआ कि उन्होंने लिखा है कि दिस इज नॉट आउट ऑफ द ऑडिट स्कोप। ऑडिट इनका होना ही होना है। अब मसला क्या है सर कि जब ये पिछले सेक्रेटरी हेल्थ ने एक इंक्वायरी हेल्ड की ना 5 अस्पतालों के अंदर, तो उसके 8 TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है ना इंक्वायरी की, लिखा हुआ है उसमें। उनके अंदर अब मुझे तो नहीं पता कि अब वो इंक्वायरी का क्या स्टेटस है, क्योंकि मेरी बात सुने, ये जो ठेकेदार है राणा शाहद, मैं बताता हूँ उसके अंदर TOR जो लिखे हुए थे, मैं बड़ा खुश हुआ उसको देख के। उसके अंदर पहला TOR था कि आपने आइटम्स आइडेंटिफाई करनी है, जो आपने भी बताया था जी। फिर उन्होंने कहा थी कि आपने वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना है, और थर्ड जो था ना TOR, मैं हैरान रह गया पढ़ के, वो इतना खूबसूरत किसने लिखा हुआ था कि ये देखना है कि एक ही वेंडर बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी गलत होता है? लिखा सर, मुझे कह रहे हो सर, कोई कंपीट करेगा, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन लगेगा, किसी को बताएगा। एक बंदा अगर एक ऐसे तरीके से आ जाता है या कोई तरीके से, लेकिन ना ये एक एनॉमली तो है ना। नहीं, इसमें एक चीज समझी जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे आप नाम ले रहे हैं कि राणा शाहिद नाम का कोई वेंडर है और वो एक हॉस्पिटल में भी है, 4 से 5 फर्में हैं ना, एक हॉस्पिटल में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, तो गवर्नमेंट या कोई भी इदारा या कोई भी MSC समझेगा कि भाई ये इतना बावसाइल है कि ये फ्राहम करता रहेगा, आसानी के साथ फ्राहम करता रहेगा, ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को दे रहा है, हम नए बंदे के पास क्यों जाए, हमें आसानी होगी।
रजत साहब, इसके अलावा और बहुत सारे भी लोग हैं जो आसानी से फराहम कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये तो बंदा बदतमीजी करता है। अब डॉक्टर जाल के साथ इसने बदतमीजी की कि मेरे पैसे रिलीज करो, उसने कहा जी मैं नहीं रिलीज करूंगा। इसने रात के वक्त लोकल परचेज जो मेडिसिन इमरजेंसी में देते हैं वो भी बंद कर दी इसने, तो ताकि दवाई खत्म हो और मीडिया में खबर चले, और जनाब जो है वो इसमें जब बल्क वाले भी बंद कर दी इस बंदे को, जब इस बंदे को सिलेक्ट किया गया होगा तो कोई उसके लिए बाकायदा इश्तिहार दिया गया होगा, उसके लिए कोई आपस में टेंडर खोल देते हैं, रेट बता देते हैं, रेट बता देते हैं, टेंडर खोल देते हैं। आप ये भी तो देखें इनके ताने बाने कहां तक जुड़े हुए हैं। जो अगर एक बंदा जिसके इतने ज्यादा वसाइल हैं कि वो सीएम हाउस में बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा नहीं, वसाइल तो मुझे इससे हैरानी हो रही है अब्दुर्रहमान साहब के एक बंदा सेक्रेटरी हेल्थ को ही, जो उस डिपार्टमेंट का सरबराह है, उसको ही निकलवा देता है, उसको ही ओहदे से हटवा देता है। वो जिस इदारे के साथ डील कर रहा है उसके सरबराह को, एमएस को जलील करके निकलवा देता है। और उसमें एक और भी देखिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय पहले उसको सर्विसेज की फार्मेसी दी है ऑरेंज, अब उसको फार्मेसी दे दी है म्यू वाली भी। नबील वान के जाने के बाद सेक्रेटरी हेल्थ नबील वान को जब फारिग किया है, इसके बाद राना शाह के खिलाफ कार्रवाई हो कि भाई उसने घपले किए हैं। इसके बावजूद के ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हुई हैं, महंगी दी गई हैं, कई हजार फीसद महंगी दी गई, इसके बावजूद मजीद दे दिया गया जी, मजीद दे दिया गया उसको। म्यू अस्पताल की, मुझे जो मेरे जराए कहते हैं कि म्यू अस्पताल की जो अंदर सरकारी फार्मेसी है वो भी उसे दे दी है। कैसे दी, किसने दी, क्या क्राइटेरिया है? भाई एक बंदा क्यों आप नवाज ने, उसके पीछे कौन है, कौन उसके पीछे, चेक किया जाए ना। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि करप्शन खत्म करेंगे, मेरिट का बोलबाला करेंगे। ये तो एक मिनिस्टर को ही नहीं पता कि उसका सेक्रेटरी कर दिया गया। रातों रात आप आते हैं, प्लानिंग करते हैं, सुबह आप एक ब्यूरोक्रेट सुबह 6 बजे उठ सकता है, मुझे बताएं। सुबह 6 बजे उठ के जनाब वो सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खड़ा वेट कर रहा है, कोई 10-15 मिनट एमएस वेट लेट हो जाए तो मैं उसको एक बहाना बना के फारिग कर दूं। प्लानिंग सारी की सारी, ये तो सारी मंसूबाबंदी के तहत प्लानिंग थी। और मैं समझता हूं कि अहमद जान साहब 6 बजे उठ ही नहीं सकते कि जो 6 बजे उठ के जनाब एक एमएस को चेक करने जा रहे हैं। और अब देखता हूं मैं अगले 6 महीनों में, साल में कितने अस्पतालों का वो विजिट करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे अगले आइंदा प्रोग्रामों में कि वो जुनाह गए, वो म्यू गए, वो गंगाराम गए, वो जर्नल गए। ये आप एक अस्पताल के अलावा भी तो कैंपेन चलनी चाहिए ना कि बाकी जो अस्पताल के एमएस लेट आते हैं उनको भी नजर साहब देखे, फिर जाके सेक्रेटरी सब देखे ना, ताकि पता लगे उनकी कारकर्दगी क्या है। ये एक बड़ी खौफनाक सी चीज है। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये पूरी की पूरी एक प्लानिंग नजर आ रही है, एक माफिया नजर आ रहा है जिसमें माजरत के साथ हमारे हुकूमती ओहदेदार भी मुलव्वस नजर आ रहे हैं। अब तक से जो हकायक हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें मैं जो है बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहूँगा कि मैं बिल्कुल किसी भी बंदे की ना किरदार कुशी करना चाहता हूँ, ना मैं ये चाहता हूं कि हम उन पर कोई इल्ज़ाम लगाएं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, वो मीडिया पर आपको दिखाए जा रहे हैं, चीज़ें आपको दिखाई जा चुकी हैं, रिपोर्ट्स आपको दिखाई जा चुकी हैं। आमिर जान साहब इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, राना शाहिद साहब इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, वज़ीर सेहत इस पर मौक़िफ़ अपना देना चाहें, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ पर वो आएँ, ना सिर्फ मियां नवीद साहब, बल्कि हम कोशिश करेंगे लाहौर के दीगर हेल्थ रिपोर्टर्स के साथ उनको बिठाएं, उनके साथ मुकालमा करवाएं। अगर वो दुरुस्त हैं, अगर वो सच्चे हैं, अगर वो दुरुस्त काम कर रहे हैं, अगर वो इस तरह किसी माफिया की सरपरस्ती नहीं कर रहे, तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। वो आए, अपना मौक़िफ़ साबित करें, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। लेकिन दूसरी सूरत में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यूँ लगता है कि माफियाज की हुकूमत है, माफियाज के जरिए है और माफियाज के लिए है। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है, इस पर मेरे मुख्तलिफ इदारों को नोटिस लेना चाहिए। ये सूरत हाल बेहतर कैसे हो सकती है, इस करप्शन का रास्ता रोका कैसे जा सकता है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस मेगा स्कैंडल के हवाले से जो अब सामने आ गया है, और अगर थोड़ी सी तहकीक की जाए तो ज़राए कहते हैं कि आपको हर हॉस्पिटल के अंदर इसी किस्म का एक मेगा स्कैंडल मिलेगा। और सिर्फ महकमा सेहत की अगर आप बात करें तो सेंचुरी आप मेगा स्कैंडल्स की, ऐसी करप्शन की जो करोड़ों रुपए की एक एक जगह पे होगी और अरबों रुपए की मजमूई तौर पर होगी, वो आपको एक ही डिपार्टमेंट में, महकमा सेहत में मिल जाएगी। लोकल परचेज़ के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का लोकल परचेज़, कोई भी अस्पताल जिसका बजट जो यहाँ पर बताया गया, तरीकाकार ये है कि अगर 1 अरब रुपए का आपका बजट है तो आप 15% यानी कि 15 करोड़ रुपए की ऐसी अद्वियात खरीद सकते हैं जो आपको अपने मरीजों के लिए चाहिए हों लेकिन आपके पास दस्तियाब ना हो। अब होता ही है कि ठेकेदार होता है जो कि सप्लाई कर रहा होता है, सप्लायर होता है, वो आपको जो सप्लाई कर रहा है वो बल्क में सप्लाई करने वाला और होता है,
LP के लिए आप अलहदा बंदा लेते हैं, लेकिन आमतौर पे जिसने करप्शन करनी है वो एक ही बंदा आ जाता है, वो आपको बल्क में भी सप्लाई कर रहा है, वो अपनी सप्लाई रोक देगा। जब वो सप्लाई रोक देगा, आपको जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में, आप उसके जवाब बनाकर जब आप लोकल परचेज के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको मरीजों के लिए जरूरत है, तो आप लोकल परचेज भी उसी से करेंगे और फिर वो आपको महंगे दामों वही चीज फराहम करेगा। लेकिन महंगे दामों भी कितने महंगे दामों करेगा, इसका तो कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो ये है कि 5000%, 6000%, 7000% जो है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करके चीजें खरीदी गई हैं। और ये एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ये तो अभी काम शुरू हुआ था, नबील अवान साहब ने शुरू किया था, और YDA खुद बता रही है कि हम उनके साथ कोई कंफर्टेबल नहीं थे, हम उनके खिलाफ धरने देते रहे, भूख हड़ताल करते रहे उनके अस्पताल में, उनके ऑफिस में, सेक्रेटरिएट में, लेकिन जो काम अच्छा किया उसके बाद वो फारिग कर दिए गए। जिस MS ने इस पर आवाज उठाई उसको फारिग कर दिया गया, जो साथ मिल जाएगा वो बच जाएगा। तो डॉक्टर साहब फिर पोजीशन तो ये हुई कि जो इस वक्त मिलकर करप्शन करेगा वो बच जाएगा, जो आवाज उठाएगा उसको हटा दिया जाएगा, उस पर छापे पड़ेंगे, उसको पकड़ लिया जाएगा, उस पर इल्जाम लगा दिए जाएंगे, ये सूरत हाल बन गई। तो फिर इस करप्शन का रास्ता कैसे रोका जाएगा? मैं तो अब आपका अभी बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला था आपने, बाय द माफिया फॉर द माफिया, ये उसके ये लिंकन ने कहा था शायद वो कि फॉर द जमहूरियत, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये लोगों ने करनी। अभी ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर देख लीजिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 मरतबा कहा कि ये माफिया है, इनको नहीं लगाया जा सकता, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हीं को आपने फिर नामजदगी कर दी एक एक्ट के जरिए, वो उधर डॉक्टर को जलील कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये वो आवाज उठाएगा, मैं पहले ये पूछना चाहता हूं ब्यूरोक्रेसी से कि ये अनमेरिटेड पोस्टिंग क्यों की गई, सही अनसेरेमोनियल तरीके से क्यों निकाला गया, और अनट्रेन्ड बंदे, अनक्वालिफाइड बंदे इन पोस्टों को लगते क्यों हैं? देखिए, आप ट्रेनिंग करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाते हैं ना, यहां पर किसी डॉक्टर की कोई ट्रेनिंग नहीं है, राह बंदे को उठाया और हाईली टेक्निकल पोस्ट पर लगा दिया। अब वो जहाल आदमी है, वो आप और मैं तो नहीं किसी को अकड़ जाएंगे, हम नहीं करते, आपको फिर बहाना क्रिएट करेंगे आप, यू गिव हिम अ बैड नेम एंड किल हिम, मार दे उसको। फिर लेट आना, जिस तरह मियां साहब ने कहा, बात उनकी ठीक है, आधा घंटा लेट, यहां पर कई सेक्रेटरी ऐसे और रात को अदालत लगाते हैं, वहां पर सारा दिन सेक्रेटरी नहीं बैठता, सारा दिन नहीं बैठता, 4 बजे आके दफ्तर खोल लेता। अब मुझे बताया जो नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं वो डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी शादी घर पे काम कर रहा है, वो तो बैठेगा, साहब बैठा है। ये अनमेरिटेड चीजें, एक साइकिल चल रहा है। अब्दुर्रहमान साहब, क्या इस करप्शन का रास्ता रोकना हो तो कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये हम लोगों ने तो ये इसी बात पे इस जमात को वोट दिया था कि इनका बयानिया था कि हम करप्शन रोकेंगे। सही, एक आप भी उनमें शामिल थे। हम लोग, मैं यही कहता हूं कि YDA को ये जाता है क्रेडिट के उन्होंने वो लिख के दिया, हमारे आम डॉक्टर्स थे वो लिख के देते थे PTI को वोट दें, आज सारे के सारे पछता रहे हैं। PTI ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी तबके को हिट किया ना तो वो डॉक्टर्स को किया। अभी जैसे शायद साहब बता रहे थे, PMC की बात कर लें, NLE की बात कर लें, MD CAT की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, प्रोफेशन की बात कर लें। डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स आर हाईली रिप्यूटेड। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स की वहां पे एक बड़ी इज्जत है। इन्हें एक हाईली ट्रेंड, अच्छा कॉम्पिटेंट डॉक्टर समझा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान वालों के स्टैंडर्ड्स कौन से ऐसे हाई हो गए कि हमें अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी कबूल नहीं है। ये एक वकील को लाके हमारे ऊपर बिठा देते हैं कि ये जज करेगा जी कि डॉक्टर बनने का क्राइटेरिया ठीक है या नहीं। इसी तरह जैसे PMC में इन्होंने वही फीस जो 500 थी 6-7 हज़ार कर दी, सिर्फ अपनी दिहाड़ियां लगाने की खातिर यही कुछ कर रहे हैं। हर जगह पे इन्हें शायद इस चीज का अंदाजा हो गया कि हमारी ये आखिरी टेन्योर है। इतना PMC की बात बहुत करते रहे, NLE की बात करते रहे, पता चलता रहा कि यार हो रहा है, गलत हो रहा है, अदालत के फैसलों के खिलाफ हो रहा है, हमारी जो नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ हो रहा है, इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो PMDC के लिए एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए उसके खिलाफ हो रहे, सारी बातें समझ आती रही। लेकिन जो निचले दर्जे पे करप्शन हो रही है, जो माल बनाया जा रहा है, वो तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी एक चीज से सिचुएशन सामने आ गई। मियां साहब, इसका रास्ता कैसे रोका जा सकता है? देखिए जी, जो रास्ता इसका रोकता है, जो भी बंदा नोटिस लेता है उसको तो पहले ओहदे से फारग कर दिया जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद ने हैंड आउट जारी किया
कि जनाब इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर जारी किया जाएगा, एक नोटिस जारी किया जाएगा, इंक्वायरी मुकम्मल की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि ये जो है वो मुझे समझ नहीं आती, ये कुछ नहीं होगा और ये मामला दबा दिया गया है। खत्म, दबा दिया गया है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, आपको नहीं लगता? नहीं, चलें, बिल्कुल। यह सब अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने की डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, आपका अब जनरल सेक्रेटरी PMA के। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, आप सर्विसेज हॉस्पिटल से तशरीफ लाए, आपने तस्दीक की कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये इसी तरह हुई हैं और इसी तरह आपके MS को भी फारिग किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। मियां नवीस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए कौम के सामने लाने के लिए। ये तारीख लिखी जा रही है नाज़रीन, मुझे नहीं इल्म के इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी करप्शन हो उसको आप तवील अरसे तक छुपा के नहीं रख सकते। एक ना एक वक्त ज़रूर आता है कि वो खुलकर सामने आती है और मुजरम जो है वो पकड़ा जाता है। इस वक्त भी ये मैं समझता हूँ कि नैब के लिए एक बहुत ही मौजू केस है कि वो इसकी तहकीकात करे। और सिर्फ मेरे लाहौर के बड़े अस्पतालों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। लोकल परचेज के नाम पर जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, जिस तरह जूनियर्स को सीनियर्स की जगह पे लगाया गया है, जिस तरह बोलियां लग रही हैं, जिस तरह ओहदों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पूरे का पूरा एक माफिया सामने आता है। इसका हाथ रोकना बहुत ज़रूरी है और ये कौन रोकेगा? ये जिम्मेदारी खुद सरकार की है और बज़ाहिर इसमें सरकार खुद मुलव्वस नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ये हालात ना हो, यहाँ पर करप्शन ना हो और हम शफाफ तरीके से अपने मुल्क को चला सकें। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़।